सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 57वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 33वां सूत्र चल रहा है और इसके भाष्य को हम देख रहे हैं। सिद्धांती शब्द का अर्थ आकृति को बता रहा है और पूर्व पक्षी व्यक्ति को। इसी संबंध में परस्पर जो आपस में तर्क वितर्क चल रहे हैं, पक्ष विपक्ष चल रहा है, उसको हम देख रहे हैं। तो पृष्ठ संख्या 278 दूसरे अनुच्छेद में थोड़ा नीचे से चौथी पंक्ति से वैसे प्रारंभ होगा, लेकिन इसको तो ऊपर से एक बार फिर से देख लीजिए। दूसरा अनुच्छेद में तो नैवम सिद्ध्यति, सिद्धांती पूर्व पक्षी की बात का खंडन कर रहा है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि यहां पर शक्ति से, स्वभाव से ही ये पता लग जाएगा कि ये शब्द कहां जा रहा है। कहा कि ये तो सिद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नहीं एतत् गम्यते, कि ये पता ही नहीं लगता है कि किस व्यक्ति में कौन सा शक्ति, ये शक्ति किस व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, किस व्यक्ति में ये शक्ति विद्यमान है कि वो अश्व को कहे, वो इस शब्द से बोली जाए या इससे बोली जाए, वो शक्ति वहां पता तो लगती नहीं है। कस्यांचिन न इति, और किस में नहीं है और किस में है ये शक्ति पता ही नहीं लगता है। तो पूर्व पक्षी ने फिर स्वीकार कर लिया कि ठीक है, सत्यम एतत्, लेकिन गोत्वम लक्षणम भविष्यति, बोले गोत्व लक्षण के रूप में आ जाएगा। इस शब्द से गोत्व का, अश्वत्व का पता लगेगा और उससे वो लक्षित करेगा उसको। यत्र गोत्वम तस्याम व्यक्तौ इति, जहां पर गोत्व है उस व्यक्ति में इस गो शब्द का प्रयोग होगा। गो शब्द का प्रयोग कहां होगा? तो शक्ति तो कुछ, जहां शक्ति होगी जहां शक्ति होगी वहां गो शब्द का प्रयोग होगा। तो शक्ति तो पता नहीं लग रही है, तो गोत्व जहां पर होगा वहां इस गो शब्द का प्रयोग हो जाएगा। एवं तरही विशिष्टा व्यक्ति प्रतीयता, इसके ऊपर सिद्धांती ने यह आक्षेप किया है कि यदि ऐसा आप मानोगे तो ये जो व्यक्ति है ये विशिष्ट व्यक्ति प्रतीत होगी। व्यक्ति मतलब व्यक्ति जो है वो व्यक्ति कैसी? आकृति विशिष्ट व्यक्ति का प्रतीति होगी। जबकि आपका कथन क्या है? पूर्व पक्षी को कह रहे हैं कि आप तो कह रहे हो शब्द से व्यक्ति का बोध होता है, मात्र व्यक्ति का नहीं हो रहा है, ये आकृति विशिष्ट व्यक्ति का बोध हो रहा है। ये अंतर आ जाएगा ना। तो ये आक्षेप कर रहे हैं कि आप अपने सिद्धांत से इधर उधर हो जाओगे, आप अपने सिद्धांत को छोड़ दोगे। आकृति विशिष्ट व्यक्ति का बोध होगा, न कि मात्र व्यक्ति का, जो कि आपका सिद्धांत था। ये हो जाएगा, आपका बदल जाएगा। ठीक है, इसी को आगे खोल रहे हैं। यदि च विशिष्टा पूर्वतरम विशेषणम अवगम्यते, अब वो मनवा करके और अब अपनी बात को सिद्धांति कहना चाह रहा है कि यदि च विशिष्टा, और अगर ये विशिष्ट आकृति का प्रयोग हो रहा है, यानी विशिष्ट व्यक्ति का, यदि आकृति विशिष्ट व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है तो ऐसी स्थिति में पूर्वतरम विशेषणम अवगम्यता, शब्द से पहले किसका ज्ञान होगा? आकृति का या व्यक्ति का? तो बोले आकृति का ज्ञान होगा। पूर्वतरम विशेषणम अवगम्यता न ही अप्रतीते विशेषणे विशिष्टम केचन प्रत्येतुम अर्हन्ति। क्यों ऐसा होगा? पहले विशेषण का ज्ञान क्यों होगा? तो बोले, तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं, हेतु बता रहे हैं कि विशेषणे अप्रतीते, विशेषण यदि प्रतीत नहीं हो रहा है तो विशिष्ट कुछ भी नहीं जाना जा सकता। किसी विशिष्ट को जान रहे हैं तो उस विशिष्ट को जानने से पहले उसके विशेषण का ज्ञान होता है। विशेषण पूर्वक विशिष्ट का ज्ञान होता है, गुण पूर्वक गुणी का ज्ञान होता है, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए पूर्वक मतलब तो पहले विशेषण आएगा, इसलिए पहले विशेषण का ज्ञान होगा शब्द से। तो न ही अप्रतीते विशेषण विशेषणम केचन प्रत्येतुम अर्हन्ति, यहां तक हमने देखा था। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? अस्तु विशेषणत्वेन आकृतिम वक्ष्यति विशेषणत्वेन व्यक्तिम। तो बोले ठीक है, विशेषण के रूप में आकृति को कह देगा और विशेष्य के रूप में व्यक्ति को कह देगा। अब ये जो पूर्व पक्षी कह रहा है ये अपना मत परिवर्तित कर रहा है। पहले उसका क्या मत था? शब्द
व्यक्ति को कह रहा है, पूर्व पक्षी का मत। शब्द व्यक्ति को कह रहा है। अब जब इतनी सारी चर्चा चली, कहीं यहां फंसा, कुछ ये बोला, तो वहां आकर के टिक गया अब कि अस्तु तरही, अस्तु अस्तु मतलब क्या कहता है, अच्छा चलो, अस्तु अस्तु, ठीक है। कई जने अस्तु बहुत बोलते हैं अस्तु अस्तु। आचार्य निरंजन जी हैं फरीदाबाद वाले, उनसे बातचीत करो, वो संस्कृत में ही बोलते हैं, तो अस्तु जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, अच्छा ठीक है, ऐसा, अस्तु अस्तु। अभी स्वीकार कर रहा है पूर्व पक्षी, क्या, विशेषणत्वेन आकृतिम वक्ष्यति। ये शब्द क्या करेगा, वक्ष्यति का कर्ता कौन है, शब्द। शब्द किसको कहेगा, विशेषण के रूप में आकृति को कहेगा और विशेष्य के रूप में व्यक्ति को कहेगा। मत परिवर्तन किया है इसने, आगे एक और मत परिवर्तन करेगा पूर्व पक्षी। अभी सिद्धांति जो घुमा रहा है इसको, घुमाते घुमाते ऐसी जगह ले जाएगा, फिर वो कहेगा अच्छा चलो ये मान लेता हूं, एक परिवर्तन और करेगा। अभी जो परिवर्तन किया है उस पर चर्चा देखेंगे। तो आगे, न ही आकृति पदार्थ कस्य व्यक्ति न पदार्थ। इसके बाद जो पूर्ण विराम लगा है इसकी जगह अल्प विराम ले लीजिए यहां पर। ये जो बात कही थी पूर्व पक्षी ने कि विशेषणत्वेन आकृति और विशेष्यत्वेन व्यक्ति को वो शब्द ग्रहण कराएगा, क्यों कराएगा, उसके पीछे ये अपना हेतु आधार प्रस्तुत कर रहा है। वही पूर्व पक्षी बोल रहा है कि न ही, निषेध कर रहा है, इसको बाद में जोड़ेंगे, आकृति पदार्थ कस्य व्यक्ति न पदार्थ। आकृति पदार्थ कस्य, आकृति है पदार्थ जिसका, कौन है, शब्द। यानी शब्द जो कि आकृति अर्थ वाला है, आकृति पदार्थ कस्य शब्द से व्यक्ति न पदार्थ इति ना, न ही, न दो बार निषेध है, उसका व्यक्ति पदार्थ नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। व्यक्ति पदार्थ वाले शब्द का, आकृति पदार्थ वाले शब्द का व्यक्ति पदार्थ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। यानी आकृति पदार्थ वाले शब्द का व्यक्ति भी पदार्थ होता है, यह तात्पर्य हो गया एक पक्ष में। दूसरे पक्ष में, और व्यक्ति पदार्थ का सेवा न आकृति, और व्यक्ति है पदार्थ जिसका ऐसे शब्द का पदार्थ आकृति नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है। ये न ही को दोनों जगह जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों जगह जुड़ जाएगा। ये जो मैंने नीचे संशोधन कराया था। आगे, उभयम उभयस्य पदार्थः, दोनों ही दोनों के पदार्थ हैं, चाहे किसी की भी प्रधानता हो, चाहे कोई भी विशेषण विशेष हो, दोनों का ही ज्ञान होगा। कस्यचित किंचित प्राधान्येन विवक्षितम भवति, किसी का कुछ प्राधान्य के रूप में विवक्षित होता है, तो अलग अलग प्रधानता होती है। तेन अत्र आकृतिर गुण भावेन व्यक्ति प्रधान भावेन विवक्षते इति, इसलिए यहां पर आकृति तो गुण भाव से और व्यक्ति प्रधान भाव से विवक्षित होगा, होंगे तो दोनों, लेकिन आकृति गुण भाव से और व्यक्ति प्रधान भाव से। गुण प्रधान भाव कैसे इसमें घटेगा, क्यों आकृति को गुण कह दिया गया और क्यों व्यक्ति को प्रधान कह दिया गया। विशेषण विशेष्य बनाया है, आकृति विशेषण है, व्यक्ति विशेष्य है, तो इससे गुण और प्रधान भाव कैसे बन गया। तो जो दूसरे के लिए होता है वो गौण होता है, विशेषण विशेष्य के लिए होता है, विशेष्य विशेषण के लिए नहीं होता है, विशेषण विशेष्य के लिए होता है। विशेषण है यहां पर आकृति और वो है विशेष्य के लिए यानी व्यक्ति के लिए, तो आकृति व्यक्ति के लिए है, इसलिए आकृति गुण हो गई और व्यक्ति प्रधान हो गया। तो तेन आकृतिर गुण भावेन व्यक्ति प्रधान भावेन विवक्षते इति। इस पर सिद्धांति कहता है नहीं तदेवम, ये बात ठीक नहीं है आपकी। क्यों, उभयोः उच्यमानयोर गुण प्रधान भावः स्यात्, यदि शब्द से दोनों को कहा जा रहा हो तब आप गुण प्रधान भाव कह सकते थे। पूर्व पक्षी ने क्या प्रस्तुत किया था कि शब्द से आकृति और व्यक्ति दोनों का बोध होता है, कहीं कोई प्रधान कहीं कोई प्रधान। पहले कह रहा था कि केवल व्यक्ति का बोध होता है, अब उसको मानना पड़ा कि नहीं आकृति को भी कह रहा है, पर सिद्धांत वहीं अड़ा हुआ है कि शब्द से एक ही का बोध होता है। इसलिए उसने कहा कि शब्द से यदि दोनों का बोध होता हो, आकृति और व्यक्ति का, तब आप कह सकते थे गुण प्रधान भाव है, या दो का बोध ही नहीं हो रहा है तो गुण प्रधान भाव कहां से आएगा। तो उभयो उच्च मानयोर गुण प्रधान भाव स्यात्, दोनों अगर कहे जा रहे हो तो गुण प्रधान भाव होता, यानी है नहीं।
यदि छात्र आकृति प्रतीयते शब्देन तथा व्यक्तिरपि पदार्थ इति न शक्यते वदितुम। यदि यहां पर आकृति प्रतीत हो रही है शब्द से यदि आकृति प्रतीत होते ये हो रही है तो व्यक्ति भी पदार्थ है ये नहीं कह सकते आप। पदार्थ एक ही होगा शब्द का, या तो व्यक्ति होगा या आकृति होगा। तो यदि आप आकृति को मानते हो तो व्यक्ति पदार्थ नहीं हो सकता है। क्या कुतः क्यों? आकृति ही व्यक्ति नित्य संबद्ध, व्यक्त्या नित्य संबद्धा। क्योंकि जो आकृति है वो तो व्यक्ति से नित्य ही संबद्ध है। और संबद्ध होने से क्या होगा? संबंधिन्याम च तस्याम अवगतायाम संबंध्यंतरम अवगम्यते। और संबंधी के जान लेने पर उससे संबंधित व्यक्ति चीज का ज्ञान तो स्वतः हो जाता है, शब्द नहीं करा रहा है। शब्द के उच्चारण से यद्यपि थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि दोनों का ज्ञान हो रहा है, व्यक्ति का भी और आकृति का भी, दोनों का हो रहा है। लेकिन सिद्धांति ये नहीं कह रहा है कि शब्द से ही दोनों का ज्ञान हो रहा है। शब्द से तो एक ही चीज का ज्ञान हो रहा है और उससे संबद्ध चीज का ज्ञान उस अर्थ से हो रहा है, परंपरा से आ रहा है, सीधे शब्द से नहीं हो रहा है। इसलिए इन्होंने कहा यहां पर आकृति ही व्यक्त्या नित्य संबद्धा। आकृति जो है वो व्यक्ति से नित्य संबद्ध है। आकृति व्यक्ति से नित्य संबद्ध है, ठीक है। और संबंधिन्याम च तस्याम, और उस संबंधी यानी आकृति के अवगतायाम जान लेने पर संबंध्यंतरम अवगम्यते, संबंध्यंतर जाना जाता है। यहां पर स्वतः का अध्याय करेंगे, स्वतः अवगम्यते, शब्द से नहीं, न तो शब्द है ना, स्वतः अवगम्यते। और इसको वो अपने अनुभव से बता रहे हैं। तदेतत् आत्म प्रत्यक्षम, ये हमारा आत्म प्रत्यक्ष यानी अनुभव है हमारा सबका। क्या? यह शब्दे उच्चरते व्यक्ति प्रतीयते थी। शब्द के उच्चरित होने पर व्यक्ति की प्रतीति होती है। उल्टा बोल रहे हैं, उल्टा नहीं सीधा बोल रहे हैं। अभी आगे की बात और सुनो। ये जन सामान्य में जो प्रतीति होती है उसको बोल रहे हैं। अभी हमें क्या प्रतीति होती है? शब्द के बोलते ही व्यक्ति का ज्ञान होता है, उसको कह रहे हैं कि ये तो सबका प्रत्यक्ष है अनुभव। ऐसा प्रतीति होती है कि शब्दे उच्चरते व्यक्ति प्रतीयते, शब्द के उच्चरित होते ही व्यक्ति का बोध होता है। लेकिन किम शब्दात उत आकृते इति विभागो न प्रत्यक्ष। लेकिन ये जो व्यक्ति का बोध हो रहा है ये शब्द से हो रहा है या आकृति से हो रहा है ये स्पष्ट नहीं होता है हमारे को। इति विभागो न प्रत्यक्ष, यानी स्फुट नहीं। ये जो अंतर है ये स्फुट यानी प्रत्यक्ष प्रकट नहीं है। शब्द के उच्चरित होने पर व्यक्ति का बोध होता है ये तो हमें पता है, लेकिन ये जो व्यक्ति का बोध हुआ है ये शब्द से हुआ है अथवा आकृति से हुआ है ये हमें पता नहीं लगता है, ये स्पष्ट नहीं है। जन सामान्य को ये प्रतीति स्पष्ट नहीं है, इसलिए वो शब्द से व्यक्ति के बोध को ही समझता है, ऐसा वो समझता है, ठीक है। तो किम शब्दात उत आकृते इति विभागो न प्रत्यक्ष सो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अवगम्यते। इसका ज्ञान अब हमें कैसे होगा? अन्वय और व्यतिरेक से करेंगे। एक तरफ उसको लगा के देखेंगे, एक तरफ हटा करके देखेंगे। अन्वय और व्यतिरेक से निर्णय होता है, व्याकरण में भी विज्ञान में भी सब जगह पे कारण कार्य संबंध में अन्वय व्यतिरेक एक शैली है, उसको यहां पर बताएंगे। देखना क्या है हमारे को? व्यक्ति का ज्ञान शब्द से होता है या आकृति से होता है? शब्द से होता है या आकृति से होता है? तो यदि साक्षात हमारे को क्या देखना है मुख्य, तो इस शब्द से, तो ये ऐसा दिखाएंगे, ऐसा स्थल जहां शब्द है लेकिन व्यक्ति नहीं है, और दूसरा स्थान जहां शब्द नहीं है लेकिन आकृति है लेकिन व्यक्ति है। एक तो वो स्थल हुआ शब्द है, मैं दूसरा बोल रहा हूं, दो बोला उससे अतिरिक्त बोल रहा हूं, वो भी बोलूंगा अभी। दो शब्द है, आकृति है और व्यक्ति है, तीनों हमारे को मिल रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं लग रहा है कि व्यक्ति का ज्ञान शब्द से हुआ है या आकृति से हुआ है। ये तो संदिग्ध स्थल हुआ। अन्वय व्यतिरेक में क्या दिखाएंगे? एक स्थल वो बताएंगे कि जहां शब्द है लेकिन वहां चूंकि आकृति नहीं है इसलिए व्यक्ति भी नहीं आ रहा है। शब्द है
लेकिन वहां आकृति का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए व्यक्ति भी नहीं आ रहा है। और एक दूसरा स्थल जहां आकृति है तो व्यक्ति भी आ रहा है, शब्द नहीं है वहां पर। बिना शब्द के भी जब आकृति का बोध होता है तो वहां व्यक्ति भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां आकृति का बोध हो रहा है वहीं वहीं व्यक्ति का बोध हो रहा है। इससे तो यह सिद्ध होगा कि व्यक्ति का बोध आकृति से हो रहा है, और व्यक्ति का बोध शब्द से नहीं हो रहा है। उसमें कैसे दिखेगा कि शब्द के होते हुए भी व्यक्ति का बोध नहीं हुआ और शब्द के न होते हुए भी व्यक्ति का बोध हो गया। ये अन्वय व्यतिरेक से आलोडन करके इधर उधर करके सिद्ध करेंगे कि व्यक्ति का बोध आकृति से होता है, शब्द से नहीं होता है। स्पष्ट है ना? प्रत्यक्ष स्फुट नहीं है। उसको कैसे अन्वय व्यतिरेक से देखते हैं, देखिए पंक्ति। तो सो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अवगम्यते, अन्वय व्यतिरेक से जानते हैं। अंतरेणापि शब्दम यह आकृतिम अवबुद्धेता, अंतरेणापि शब्दम, शब्द के बिना भी जो आकृति जानी जाती है। अभी शब्द के बिना कैसे जानी जाती है? शब्द के बिना आकृति का ज्ञान कैसे होगा? तो प्रत्यक्ष से। एक तो यही है, हमने शब्द नहीं, हमारे सामने कोई भी व्यक्ति आया और हमने देखा, शब्द नहीं है, हमने देखा, प्रत्यक्ष हो गया और हमारे को ज्ञान हुआ। तो बिना शब्द के जब आकृति का ज्ञान होता है ना। अवबुद्धेता एव असौ व्यक्तिम, तो वहां पर वो व्यक्ति का भी ज्ञान कर लेता है। बिना शब्द के जब आकृति का ज्ञान हुआ वहां व्यक्ति का भी ज्ञान कर लेता है, होता है वहां पर। अब ये जो यहां पर है अंतरेणापि शब्दम, इसका प्रत्यक्ष तो एक अर्थ है ही, इसमें थोड़ा पूछने का था। तो इसमें मणि द्रविड़ जी से भी पूछा था, जो मद्रास के अंदर संस्कृत महाविद्यालय में प्राध्यापक हैं और मीमांसा के बहुत बड़े विद्वान हैं, पौराणिक हैं वैसे तो, उम्र ज्यादा नहीं है उनकी, लेकिन व्याकरण भी पढ़े हैं काशी में रहते हुए, और मैंने आपको कई बार उनकी घटनाएं बताई। उन्होंने अंतरेणापि का मतलब बताया था कि व्यक्तिवाचक शब्द के बिना भी, व्यक्तिवाचक शब्द के बिना भी, जो व्यक्तिवाचक शब्द है वहां तो व्यक्ति आ ही जाएगा। तो अंतरेणापि का उन्होंने ऐसा अर्थ किया, पर मेरे को तो यहां पर फिर भी वही अभिप्राय लगता है जो पहले हम देख रहे हैं कि बिना शब्द के भी, बिना शब्द के भी, हाँ शब्द मात्र, कोई किसी भी शब्द के बिना, ठीक है, वो उस तरह भी संगति लग सकती है वैसे। और यस्तु उच्चरित भी शब्द है। अब एक है कि शब्द का उच्चारण भी कर लिया, भाई अन्वय व्यतिरेक में एक चीज हटाते हैं और एक जगह लाते हैं। तो एक जगह शब्द हटा हुआ था, एक जगह शब्द लाया जा रहा है, बस इतना सीधा सीधा सा है। तो यस्तु उच्चरित एपि शब्दे मानसाद अपचारात कदाचित आकृतिम नोपलभेता, शब्द तो उच्चरित किया लेकिन मानस अपचार है। मानस अपचार यानी कि मन कहीं और भटका हुआ है। शब्द तो आया लेकिन हम मन के साथ उसका संबंध नहीं हुआ, तो आकृति को उसने नहीं जाना, नहीं जाना। तो न जातुचित असौ इमाम व्यक्तिम अवगच्छेत, तो निश्चय ही वो व्यक्ति को भी नहीं जानेगा। शब्द है पर चूंकि आकृति का ज्ञान नहीं हुआ इसलिए व्यक्ति का भी ज्ञान नहीं होगा वहां पर। तो ये अन्वय व्यतिरेक से इन्होंने सिद्ध किया। इससे क्या पता लगा कि जब 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 आकृति का ज्ञान होता है तब तब व्यक्ति का ज्ञान होता है, तब तब व्यक्ति का ज्ञान होता है। ये उन शब्दों के लिए जो शब्द आकृति को कहते हैं, जो सीधे व्यक्ति को कहते हैं उनको छोड़ दो, जो रूढ़ी एकदम है व्यक्ति के लिए सीधे नाम किए हुए उनको छोड़ दो। बाकी जो शब्द हैं वो पहले आकृति को बताएंगे और फिर व्यक्ति को बताएंगे। यदि वो आकृति को नहीं बता पा रहे हैं तो व्यक्ति को भी नहीं बता पाएंगे। आप यूं अनुभव करके देखो, आप कभी जैसे किसी को देखते हैं तो पहले हम क्या जानते हैं? अचानक देखा, अचानक इस लेखनी को देखा, क्या है ये? लेखनी है, एकदम हम बोल देते हैं ये लेखनी है। कैसे पता लगा? ये जो हमारा हुआ कि एक लेखनी है, एक व्यक्ति का बोध हुआ, कैसे पता लगा? उससे पहले कोई और प्रक्रिया हुई थी हमारी एकदम तीव्रता से, जो होती तो एक साथ ही जैसी है लेकिन फिर भी पहले कुछ हुआ है। इसके गुण धर्म का पता लगा ना, ऐसी लंबी है, इस रंग रूप वाली है, ये तीखा है, और ये तो लेखनी लग रही है। तो पहले आकृति का ही ज्ञान होता है,
फिर ही व्यक्ति का ज्ञान होता है। कभी भी ऐसा ही होता है, नियम है ये। आगे, अब आप उसको जाति भी कह लो या उसका संस्थान विशेष भी कह लो, आकृति स्वरूप जो है वो भी कह लो, दोनों चलेगा। जाति भी कह लो, कोई आपत्ति नहीं है। पहले तो देखो हमारे को रंग रूप पता लगेगा, उसके बाद में आकृति पता लगेगी। लेखनी है, और लेखनी भी कौन सी है? विशेष लेखनी है एक, हर कोई नहीं। तो जाति भी पता लग रही है इसमें, व्यक्ति भी पता लग रहा है। व्यक्ति सबसे अंत में आएगा, पहले जाति आएगी, आकृति आएगी। आकृति को ले लो, चलो आकृति और व्यक्ति को ले लो, पहले आकृति आएगी फिर व्यक्ति आएगा। अब इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है ननु व्यक्ति विशिष्टायाम आकृतौ वर्तते। ये जो शब्द है, अब देखो इसमें क्या पूर्व पक्षी ने फिर मत बदला है। ये शब्द क्या है? व्यक्ति विशिष्टायाम आकृतौ वर्तते। शब्द आकृति को कह रहा है, ये मान लिया इसने, लेकिन कैसी आकृति को कह रहा है? व्यक्ति विशिष्ट आकृति को कह रहा है। पहले क्या बदला था वहां पर? आकृति विशिष्ट व्यक्ति को बोल रहे हैं, और शुरू में क्या था? केवल व्यक्ति को कहता है। ये मत बदला है इसने, तो ननु कह करके कह रहा है। वहां अस्तु कह के कहा ननु, ठीक है चलो ये मान लेते हैं। ननु व्यक्ति विशिष्टायाम आकृतौ वर्तते। इस पे सिद्धांति कह रहा है आगे, व्यक्ति विशिष्टायाम चेत वर्तते है। यदि ये व्यक्ति विशिष्ट आकृति को कह रहा है तो व्यक्त्यंतर विशिष्टा न प्रतीयेत। दूसरी व्यक्ति विशिष्ट जब वो आकृति होगी तो उस शब्द से प्रतीति नहीं होगी। क्या मतलब हुआ? व्यक्ति विशिष्ट आकृति का शब्द से बोध होता है। व्यक्ति विशिष्ट आकृति का शब्द से बोध होता है, ये किसने कहा? पूर्व पक्षी ने। इसका क्या मतलब हुआ? एक गाय है तो आकृति तो गाय की है, गाय का बोध हो रहा है, लेकिन कौन सी गाय है? ये इस तरह की सफेद रंग वाली, छोटे सींग वाली इत्यादि, जो भी हम कुछ, ये व्यक्ति विशिष्ट आकृति, आकृति का बोध हो रहा है, लेकिन ये वाली व्यक्ति, वो वाली नहीं, ये वाली, तो व्यक्ति विशिष्ट आकृति का बोध हुआ। तो यदि ये गो शब्द इस व्यक्ति विशिष्ट आकृति के लिए दिया जा रहा है, तो अब ये गो शब्द जो दूसरी गाय है, तो दूसरी गाय भी तो व्यक्ति विशिष्ट आकृति है, हर गाय में व्यक्ति विशिष्ट आकृति है। तो ये शब्द जब इस व्यक्ति विशिष्ट आकृति को कह रहा है, तो यही शब्द दूसरी व्यक्ति विशिष्ट आकृति को नहीं कह सकते। दूसरी को कैसे कहेगा? अगर केवल आकृति को कह रहा है शब्द, तब तो इस गाय को भी बोल देगा, उसको भी बोल देगा, उसको भी बोल देगा, क्योंकि सब जगह समानता है, सब जगह समानता है। तो इसलिए वो शब्द हर जगह हर गाय में प्रयोग हो जाएगा यदि केवल आकृति को कह रहा है। लेकिन यदि व्यक्ति विशिष्ट आकृति को कह रहा है, तब मात्र आकृति नहीं रही है, वो व्यक्ति विशिष्ट आकृति है, और वो व्यक्ति विशिष्ट आकृति के लिए ये शब्द कहा जा रहा है, ये शब्द उसको कह रहा है। तो अब दूसरी जगह तो भिन्न व्यक्ति विशिष्ट आकृति है, तीसरी जगह भिन्न व्यक्ति विशिष्ट आकृति है। पहले वाली अलग विशिष्ट व्यक्ति विशिष्ट आकृति थी, ये दूसरी भिन्न व्यक्ति विशिष्ट आकृति है, तीसरी भिन्न व्यक्ति विशिष्ट आकृति है। तो वो जो भिन्न भिन्न व्यक्ति विशिष्ट आकृति है, वहां ये शब्द को नहीं कहना चाहिए फिर, क्योंकि नहीं तो अर्थ बदल जाएगा। शब्द का एक ही अर्थ होना चाहिए, एक शब्द का एक ही अर्थ होना चाहिए। अगर भिन्न भिन्न व्यक्ति विशिष्ट आकृतियों को वो शब्द कह रहा है, तो एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाएंगे। अन्यायश्च अनेक शब्दार्थ, अनेक शब्दार्थ नहीं हो सकते, एक ही होंगे। ये बात समझ में आ रही है? एक गाय शब्द दुनिया की सारी गायों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो अलग अलग गायें अलग अलग अर्थ हैं, तो एक ही शब्द अनेक अर्थ वाला हो गया। इस गाय को भी कह रहा है, इस गाय को भी कह रहा है, उस गाय को भी कह रहा है, जबकि एक शब्द अनेक अर्थ को कहने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये अलग अलग गायों को कैसे कह रहा है? प्रश्न कर रहा हूं मैं आपसे। वो अलग अलग व्यक्ति दिख रहे हैं, वो शब्द व्यक्ति को, अलग अलग व्यक्ति को कह ही नहीं रहा है, वो तो गोत्र जाति को कह रहा है, और वो गोत्र जाति सब जगह समान है। इसलिए गो शब्द अलग अलग पशुओं में, अलग अलग गो पशुओं में कहा जाता हुआ भी वो उसका अर्थ अलग अलग नहीं है, वो गोत्र जाति को ही कह रहा है, वहां पर आकृति को ही कह रहा है।
अब ऐसा जब बोलेंगे तो एक शब्द अनेक अर्थ वाला नहीं हुआ। गो शब्द गोत्र जाति को ही कहने वाला हुआ, भले ही वो अलग अलग व्यक्तियों में घट रहा है। यहां तो सिद्धांति के मत में एक शब्द का एक ही अर्थ हुआ ना। वो व्यक्ति भले ही अलग अलग हो, लेकिन शब्द तो एक ही अर्थ को कह रहा है। पहले आकृति को कहेगा और फिर व्यक्ति पे जाके टिकेगा लक्षणा से। लेकिन पूर्व पक्षी ने जब कहा कि ये शब्द व्यक्ति विशिष्ट आकृति को कह रहा है, तो हर जितनी भी गायें हैं उन सब में आकृति तो गो की है, गोत्व जाति है, लेकिन सब में व्यक्ति विशिष्ट है। तो व्यक्ति विशिष्ट आकृति जितनी गायें हैं उतनी अलग अलग हो जाएंगी फिर वो। अब वो अर्थ एक नहीं रहा है। अब यदि उन सब के लिए गो शब्द का प्रयोग किया जाएगा, यानी व्यक्ति विशिष्ट आकृति के लिए, तो एक शब्द अनेक अर्थ वाला हो जाएगा। कह वही रहा है, व्यवहार में वही आ रहा है, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से ये एक शब्द अनेक अर्थ वाला हो जाएगा, ये दोष आएगा। इसलिए पूर्व पक्षी ने कहा ननु व्यक्ति विशिष्टायाम आकृतो वर्तते। सिद्धांति कह रहा है व्यक्ति विशिष्टायाम चेत वर्तते व्यक्त्यंतर विशिष्टा न प्रतीयता। तो दूसरी व्यक्ति विशिष्ट आकृति का प्रयोग का बोध इस शब्द से नहीं होना चाहिए। तस्मात् शब्द आकृति प्रत्यय से निमित्तम। इसलिए जो शब्द है वो आकृति प्रत्यय का निमित्त है, आकृति का निमित्त नहीं है, आकृति प्रत्यय का निमित्त है, यानी उस आकृति के ज्ञान का निमित्त है। भाई शब्द हुआ, आकृति तो वो वहां पर है, उसको शब्द ने थोड़ा ना उत्पन्न किया है। शब्द ने तो उस आकृति के प्रत्यय को, ज्ञान को उत्पन्न किया है हमारे अंदर। तो शब्द आकृति प्रत्यय का निमित्त है। आकृति प्रत्यय व्यक्ति प्रत्यय से इति, और वो जो आकृति प्रत्यय है वो व्यक्ति प्रत्यय का निमित्त बनता है। इसलिए शब्द तो आकृति प्रत्यय को ही कहता है। व्यक्ति प्रत्यय तो संबंधी होने से साथ में आ जाता है, या अभिधा नहीं घटती है तो लक्षणा में चला जाता है, और नहीं तो उससे संबंध होने के कारण से आ जाता है, शब्द से नहीं आता है। ये भेद इन्होंने किया। आगे तो पूर्व पक्षी अब एक अपनी पिछली ही बात को दोहरा रहा है। बोले आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो, आपकी बात मान तो ली कि शब्द आकृति को कहता है और व्यक्ति को तो गुण रूप से कह रहा है। मैंने कहा था ना भाई, आपकी प्रधानता तो आकृति की ही रख ली हमने। शब्द आकृति को ही प्रधान रूप से कहता है, तो इसलिए कह रहा है ननो गुणभूता प्रतीयते इत्युक्तम। ये जो आकृति है गुणभूता प्रतीयते इत्युक्तम है। ननु गुणभूता प्रतीयते प्रतीयते आकृति है। हाँ नहीं, व्यक्ति नहीं, मैं उल्टा बोल गया। नहीं, इन्होंने जो नीचे व्यक्ति लिखा है ना, इन्होंने लिखा है पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, व्यक्ति गौण रूप से प्रतीत होता है ऐसा कहा है। इन्होंने अर्थ ये लिखा है, लेकिन ये मेरे को थोड़ा विचारणीय था। मैंने इसको दूसरे ढंग से लिखा है। वैसे पीछे जो इसने कहा था ना पूर्व पक्षी ने, जो पीछे मत बदला था, अस्तु विशेषणत्व न आकृति, इसमें गुण रूप में ननु गुण भूता, चलो इसको देखते हैं। पहले इस पंक्ति को सामान्य अर्थ लेते हैं, इसको भी देखेंगे। ननु गुण भूता प्रतीयते इत्युक्तम। मैं जो अर्थ समझा था वो ये कि प्रतीयते, प्रतीयते मतलब कौन, आकृति। कैसी प्रतीति होती है, गुणभूत। आकृति गुण रूप में प्रतीत हो रही है, आकृति ही गुण रूप में प्रतीत हो रही है ऐसा, यानी व्यक्ति प्रधान है। क्यों है, क्योंकि वो व्यक्त्यर्थ है, व्यक्ति के लिए है, परार्थ है, परार्थ होने से गुणभूत है। मैं अभी आकृति वाला अर्थ देख रहा हूं, आगे अगर संगत लगता है तो यही लेंगे, नहीं तो बदल देंगे। सिद्धांति आगे कहता है न गुण भावो अस्मत् पक्ष से बाधक। बोले इस आकृति का गुण भाव हमारे पक्ष का बाधक नहीं है। हाँ इसको देखो यूं लीजिए, ठीक है। जब पीछे सिद्धांति ने कहा कि शब्द तो आकृति प्रत्यय को बताता है और आकृति प्रत्यय व्यक्ति प्रत्यय को बताता है, लेकिन अंत में जाकर के कहां टिके, व्यक्ति प्रत्यय पर। बोध किसका हुआ, व्यक्ति प्रत्यय का। तो व्यक्ति प्रत्यय प्रधान हो गया। अब इसके अंदर देखो, शब्द, आकृति और व्यक्ति। शब्द किस लिए हुआ,
आकृति के लिए। इन दोनों में गुण प्रधान भाव देखेंगे तो किसका बनेगा? आकृति प्रधान है और शब्द गुण है। और आकृति से व्यक्ति का बोध हुआ, इनमें गुण प्रधान भाव देखेंगे तो आकृति गुण भाव होगी, क्योंकि आकृति व्यक्ति के लिए, उससे व्यक्ति का बोध है तो व्यक्ति की प्रधानता हो गई ना। भाई सिद्धांति ने जो पीछे कहा था, यही तो कहा था कि शब्द से आकृति का बोध हो रहा है और आकृति से व्यक्ति का बोध हो रहा है। अब यहां पूर्व पक्षी ने बात पकड़ ली, बोले इससे तो आकृति का गुण भाव आ गया, क्योंकि आकृति व्यक्ति के लिए हुई, गुण भाव आ गया, प्रधान भाव तो नहीं हुआ। ये बात उसने पकड़ी है, तो इसलिए अगली पंक्ति का ऐसे ही संगति लगेगी। न गुणभूता प्रतीयते इत्युक्तम, ना ननु गुणभूता प्रतीयते, ये तो गुणभूत प्रतीत हो रही है। कौन? आकृति, ये तो गुणभूत प्रतीत हो रही है इससे जो आपने वर्णन किया। नीचे जो इन्होंने व्यक्ति लिखा है ना, इसमें मैंने प्रश्नवाचक लगा रखा है। मेरी दृष्टि से तो यहां व्यक्ति नहीं आना चाहिए। आगे देखिए, तो सिद्धांत कह रहा है न गुण भावो अस्मत् पक्ष से बाधका। आप इसको गुण भाव भी मानोगे, और गुण भाव तो मानना पड़ेगा सिद्धांति को, जब आकृति से व्यक्ति का ज्ञान हो रहा है। आकृति व्यक्ति ज्ञान के लिए है, जिस स्थिति में जहां केवल आकृति का ज्ञान हो रहा है वहां नहीं, आकृति से जो व्यक्ति का ज्ञान हो रहा है वहां तो इसका गुण भाव मानना ही पड़ेगा। तो उस पक्ष में ये कह रहा है सिद्धांति कि न गुण भाव अस्मत् पक्ष से बाधका। गुण भाव आप इसका सिद्ध भी कर रहे हो, इससे हमारा पक्ष बाधित थोड़ा ना हो रहा है। पक्ष क्या था? शब्द आकृति को कहता है। हमने ये थोड़ा ना कहा था कि गुण और प्रधान, हमने तो केवल ये कहा था कि शब्द आकृति को कहता है, व्यक्ति को नहीं कहता है। तो इसलिए आप इसका गुण भाव भी कर रहे हो, तो इससे हमारे पक्ष की तो बाधा नहीं हुई। न गुण भाव अस्मत् पक्ष से बाधक, सर्वथा तावत प्रतीयते, सब तरह से तावत प्रतीयते, यानी आकृति का बोध तो होता ही है, शब्द से आकृति का बोध तो होता ही है। अर्थात गुण भाव प्रधान भाव होगा। आप तो ये जो गुण भाव और प्रधान भाव कह रहे हो वो तो अर्थात है, यानी प्रयोजन वशात है। कौन किसके लिए है, इस दृष्टि से आप गुण प्रधान भाव कह रहे हो। लेकिन सर्वथा तावत प्रतीयते, सब जगह शब्द से प्रतीति किसकी होती है? आकृति की ही होती है। हमारा तो विषय यही था बस। आप तो अर्थ यानी प्रयोजन को देख करके गुण भाव प्रधान भाव कह रहे हो, वो तो हमारा विषय नहीं था। आगे, स्वार्थम चेत उच्चार्यते प्रधान भूता, यदि ये अपने लिए उच्चरित हो रही है आकृति, तब तो वहां पर प्रधान है ही। अथा न स्वार्थम परार्थम एवं ततो गुणभूता, जब अपने लिए नहीं होती है तो परार्थ होती है, यानी व्यक्ति के लिए होती है तो वो गुणभूत होती है। लेकिन इन सब में भी न तत्र शब्द व्यापारो अस्ति, लेकिन इसमें यहां पर दो चीजों का मैं अध्ययन कर रहा हूं। एक तो किंतु न तत्र व्यक्तौ शब्द व्यापारो अस्ति, व्यक्तौ का भी अध्ययन कर रहा हूं। तो न, ये तत्र का मतलब व्यक्तौ, न तत्र शब्द व्यापारो अस्ति, लेकिन इसमें शब्द का व्यापार नहीं है। ये जो गुण प्रधान भाव आप देख रहे हो इसमें शब्द के आधार पर नहीं है, ये तो आप अर्थवशात कर रहे हो, प्रयोजन वशात कह रहे हो। और दूसरा इसका अर्थ क्या है? किंतु व्यक्ति में शब्द का व्यापार नहीं है, शब्द व्यक्ति को नहीं बता रहा है। हमारा तो विषय ये था कि शब्द व्यक्ति को कहता है, आकृति को कहता है। गुण प्रधान भाव से कोई अंतर नहीं आ रहा है हमारे सिद्धांत में। तो न तत्र व्यापारो अस्ति। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु च दंडी इति न तावत दंडी शब्देन दंडो अभिधीयते। तो बोले जो दंडी शब्द है, डंडे वाला, दंडी इति, इसमें न तावत दंडी शब्देन दंडो अभिधीयते, फिर तो आप ये कहोगे कि दंडी शब्द से दंड का बोध नहीं होता है। न तावत दंडी शब्देन दंडो अभिधीयते अथ च दंड विशिष्टो अवगम्यते, लेकिन दंड विशिष्ट दंडी का ज्ञान होता है। ठीक है, दंडी शब्द से दंड वाले व्यक्ति का ज्ञान होता है, उसमें डंडे का ज्ञान नहीं होता है, डंडे का ज्ञान नहीं होता है। दंडी शब्द से व्यक्ति का ज्ञान होता है, पर कैसे व्यक्ति का? दंड विशिष्ट का। ऐसे ये कहना चाह रहा है शब्द से व्यक्ति का ज्ञान होता है, आकृति का ज्ञान नहीं होता। आकृति विशिष्ट व्यक्ति का ज्ञान होता है। उदाहरण से सामने दिख रहा है ना, पूर्व पक्षी कह रहा है तो ननु च दंडी इति न तावत दंडी शब्देन दंडो अभिधीयते अथ च दंड विशिष्टो अवगम्यते, दंड विशिष्ट दंडी का ज्ञान होता है व्यक्ति का। एवं इहापि न तावत आकृति अभिधीयेत, इसी तरह से यहां पर आकृति तो नहीं कही जा सकती शब्द से। फिर अथ च आकृति विशिष्टा व्यक्तिर्गम्येत इति, आकृति विशिष्ट व्यक्ति कही जा रही है। दंड और दंडी वाले उदाहरण का देख रहे हैं। इसके ऊपर सिद्धांति कह रहा है नहीं तत् साधु,
ये बात ठीक नहीं है। उच्यते इसमें कह रहे हैं सत्यम, ये तो आपने ठीक कहा। क्या? दंडी शब्देन दंडो ना भी दीयते, दंडी शब्द से दंड नहीं कहा जा रहा, ये तो आपने बात ठीक ही कही है। न तो अप्रतीते दंडे दंडी प्रत्ययो अस्ति, लेकिन दंड को जाने बिना दंडी का ज्ञान तो नहीं हो सकता है। डंडे वाले को जानेंगे तो डंडे को तो जानेंगे ही ना, डंडे के ज्ञान के बिना दंडे के बिना दंडी का ज्ञान नहीं हो सकता। तो न तो अप्रतीते दंडे दंडी प्रत्ययो अस्ति, अस्ति तो दंडी शब्दैक देश भूतो दंड शब्दों, तो बोले दंडी में तो दंड शब्द भी वहां पर विद्यमान है, दंडी शब्द का एक देशभूत, यानी दंड शब्द है और उसमें इन प्रत्यय, इन्हीं प्रत्यय, तो दंडिन बनेगा। तो दंड एक अलग शब्द वहां पर विद्यमान है अवयव के रूप में। ये शब्द की रचना की दृष्टि से कह रहा है, व्याकरण की दृष्टि से क्या कह रहा है, अस्तित्व दंडी शब्दैक देशभूता, दंडी शब्द का एक देश रूप में दंड शब्द है। ये न दंड है प्रत्यायिता, जिससे दंड का बोध हो जाता है वहां पर। तस्मात् साधु एतत्, इसलिए ये तो ठीक था। यत् प्रतीते है विशेषणे विशिष्ट प्रतीयते थी, विशेषण के प्रतीत होने पर विशेष्य विशिष्ट की प्रतीति होती है। ठीक है, विशेषण यत प्रतीते विषय, विशेषण के प्रतीत होने पर विशिष्ट की प्रतीति होती है। लेकिन भले इसमें दृष्टांत में साम्य नहीं है, गो शब्द और दंडी शब्द में साम्य नहीं है। आप उदाहरण तो दे दिया आपने कि जैसा दंडी में है वैसा ही गो शब्द में, लेकिन कहा न तो गो शब्दावयव कश्चित आकृते है प्रत्याय कहा, बोले गो शब्द का कोई अवयव बताओ जो आकृति का बोधक हो। गो शब्द में कौन सा अवयव है जो आकृति को बता रहा है? जैसे दंडी शब्द का एक अवयव दंड विशेषण यानी दंड को बता रहा है, ऐसे गो शब्द का कोई अवयव बताओ जो आकृति को बता रहा हो, और अन्यो व्यक्ति और उसका दूसरा भाग है वो व्यक्ति को बता रहा हो। अब गो शब्द में क्या भेद करेगा? इसलिए दृष्टांत में वैषम्य है। वहां तो दंडी में तो ठीक है, दंडी में आपकी बात ठीक है, लेकिन उसी तरह से आप गो शब्द में भी घटाओगे, यहां तो अवयव है ही नहीं, तो इसलिए आपका ये गलत कथन ठीक नहीं है। यथा उच्चेता तथा आकृतिर अवगता, जिससे कि आप ये कह सको कि तथा उससे आकृतिर अवगता, इस अंश से आकृति का बोध हुआ है हमारे को। गो शब्द में ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो आकृति को बताए। आकृति और व्यक्ति को बताने वाले अवयव गो शब्द में अलग अलग नहीं है, इसलिए वो बात ही नहीं घटेगी। यहां पर दृष्टांत ही गलत है, दृष्टांत वैषम्य हो गया ये तो। न गो शब्द आकृति वचन इति, और ये जो संपूर्ण गो शब्द है ये आकृति वचन नहीं है। न अवगता न गो शब्द आकृति वचन इति, संपूर्ण गो शब्द। हाँ, ये सिद्धांति का है, लेकिन पूर्व पक्षी के लिए कह रहा है वो। देखो इसमें ऐसा करो कि यथा उच्चेता के बाद में जो तथा आकृति अवगता है ना, तथा यहां से विपरीत अल्प विराम शुरू करो, इन्वर्टेड कॉमा, और अवगता के बाद जो पूर्ण विराम है उसको काट दो, यहां अल्प विराम ले लो, और न गो शब्द आकृति वचन यहां पर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो, इति। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा वाला भाग है ये है तो पूर्व पक्षी का, जिसको सिद्धांति कह रहा है कि जिससे कि आप ये बोल दो। अगर इसको सीधा लोगे तो सिद्धांति पे घटेगा ही नहीं। सिद्धांति ये कैसे कह सकता है न गो शब्द आकृति वचन, गो शब्द आकृति वचन नहीं है, ये नहीं कह सकता। पूर्व पक्षी की बात को उद्धृत करे, यथा उच्चेता भवता, आपके द्वारा जिससे कि ये कहा जा रहा है क्या कि तथा आकृति अवगता, इससे तो आकृति पता लग रही है, और जो गो शब्द है वो आकृति वचन नहीं है, ये आप कह सको, इसमें अवयव तो है नहीं जिससे कि आप ये कह सको। अर्थात यदि गो शब्द में भी अवयव होते तो आप कह सकते थे कि ये शब्द, गो शब्द व्यक्तिवाचक है, और या गो शब्द आकृतिवाचक नहीं है। जैसे कि दंडी शब्द आकृतिवाचक नहीं है, दंडवाचक नहीं है, दंडीवाचक है, ऐसे यहां पर आप कह सकते, आप नहीं कह सकते। यथा उच्चेता भवता, तो विपरीत अल्प विराम वाला जो लिया है ये पूर्व पक्षी की बात है। कह सिद्धांति रहा है न च यथा दंडी शब्दों न दंडे प्रयुक्त एवं गो शब्दों न आकृत, और ये भी ठीक नहीं है। न च, जैसा आपने कहा यथा दंडी शब्द दंड में प्रयुक्त नहीं होता है, इस तरह से गो शब्द भी आकृति में प्रयुक्त नहीं होता, ये जो आपका कथन है ठीक नहीं है। तदर्थम एवं निदर्शितम
केवलाकृत्याभिधान क्षेन शब्द है। इसी के लिए तो हमने ये कहा था कि केवल आकृति को कहने वाला क्षेन शब्द है। वो एक ऐसा उदाहरण दिया था जो कि व्यक्ति हो ही नहीं सकता है वहां पर, केवल आकृति को कहने वाला है। तदेवं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम असति शेन व्यक्ति संबंधे शेन शब्दोच्चारणात् आकृति वचन इति गम्यते। तो इस प्रकार तदेवं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा यह जाना जाता है क्या, असति को आगे से जोड़ना। तदेवं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम में हो गया, असति को कहां जोड़ना, असति शेन व्यक्ति संबंधे, शेन का व्यक्ति के साथ संबंध न होने पर, जब शेन चितम चिन्वित बोलेंगे तो शेन शब्द का व्यक्ति के साथ संबंध नहीं हो रहा है। शेन शब्दोच्चारणात्, शेन शब्द के उच्चारण से आकृति वचन इति गम्यते, ये आकृति वचन है, ये हमें जाना जाता है क्योंकि व्यक्ति से संबंध नहीं जोड़ रहा है। न तो, अब इसको विपरीत कर रहे हैं, ये अन्वय व्यतिरेक बता रहे हैं यहां पर, न तो व्रीहि आकृति संबंधम अंतरेण, व्रीहि आकृति के संबंध के बिना व्रीहि व्यक्तौ शब्द से प्रयोग हो दृष्ट है। व्रीहि शब्द का प्रयोग जो व्यक्ति में जा भी रहा है व्रीहिन प्रोक्षति में, वो भी आकृति संबंध के बिना नहीं जा रहा है। तस्मात् आकृति वचन शब्द इत्येतत् ज्यायः, इसलिए आकृति वचन शब्द आकृति को कहने वाला होता है, ये पक्ष ज्याय है, मतलब श्रेष्ठ है, बलवान है। दूसरे पक्ष का ऐसे खंडन नहीं किया है, होता है वो भी, दूसरे भी मानते हैं, लेकिन दोनों पक्षों में से प्रबल पक्ष कौन सा है कि शब्द आकृति को कहता है, व्यक्ति को नहीं कहता है। हुआ यहां तक? आगे देखिए, अब ये 34वां सूत्र है, ये आक्षेप लिखा हुआ है, यानी पूर्व पक्षी का ही है। और पीछे के जो 3 सूत्र थे जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप किए थे, उन्हीं को दोहराते हुए यहां पर कहा गया है। पीछे के 3 सूत्र कौन से थे? 30, 31 और 32। 30, 31, 32। 33वें में तो सिद्धांति ने उत्तर दिया था, जो हम सारी विवेचना देखते आ रहे हैं। ये 34वां शब्द, तो ये पूर्व पक्षी उनको उद्धृत कर रहा है। अभी जैसी शबर मुनि ने व्याख्या की है उसके अनुसार ये है, युधिष्ठिर जी ने इसकी व्याख्या बदल करके की है, वो भी देखेंगे। पहले शाबर भाष्य में जो दिया है उस दृष्टि से इस सूत्र को देखिए। न क्रिया स्याद इति चेत, अल्प विराम लगा लीजिए। इसके अध्याहार क्या करेंगे? यदि आकृति को शब्द का अर्थ माने, शब्द का अर्थ यदि आकृति को माने तो क्रिया नहीं हो पाएगी। कहां घटेगा? व्रीहिन प्रोक्षति में घटेगा, क्रिया नहीं हो पाएगी। वही दोष जो पहले आ चुका है उसको उद्धृत कर रहा है केवल। अब है अर्थांतरे विधानम। अर्थांतरे विधानम, इसको भी हमें पूर्व पक्षी की तरफ से लेना है। तो यहां क्या करेंगे? एक तो न का अध्याहार करेंगे और इति चेत भी करेंगे। जैसे यहां कहा ना, न क्रिया स्यात् इति चेत, तो यहां करेंगे न अर्थांतरे विधानम स्यात् इति चेत, विधानम इति चेत। अगर अर्थांतर में विधान नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? अर्थांतर में विधान नहीं हो पाएगा। वो जो उसने एक पशु की जगह दूसरा पशु का ना, उसी रंग का और उसी आयु का, तो अन्य कहा गया। तो अगर शब्द का अर्थ आकृति होगा तो अन्य नहीं आ सकता, क्योंकि जो दूसरा आया है उसमें भी तो वही आकृति है। यदि व्यक्ति मानेंगे तो भिन्न माना जा सकता है। ये जो दोष था कि वो भी है, ऐसा अगर पूर्व पक्षी कहे तो न क्रिया स्याद् इति चेत, कहे सिद्धांत ही रहा है कि यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो, और न अर्थांतरे विधानम इति चेत ऐसा कहे तो, इसमें अध्याहार किया है। और न द्रव्यम इति चेत, और ये द्रव्य का कथन नहीं हो सकता ऐसा कहे तो, वो जो षड और द्वादश आदि का जो कथन था उसका, उस संदर्भ में ये 3 भाष्य देखिए। अथ यदुक्तम, जो कहा था आपने, यानी है तो सिद्धांति का ही एक तरह से, लेकिन पूर्व पक्षी के आक्षेप को उद्धृत करते हुए है, इसलिए यह पूर्व पक्षी का आक्षेप माना जा रहा है इसमें। अथ यदुक्तम, जो आपने कहा, न क्रिया संभवेत, क्रिया संभव नहीं होगी, कैसे? व्रीहिन पोक्षति इति, ये सूत्र के पहले अंश का वर्णन हो गया। न क्रिया स्याद् इति चेत, और न द्रव्य शब्द स्यात् षड्देया इति, ये सूत्र का जो तीसरा अंश है, न द्रव्यम इति चेत, उसको उद्धृत कर रहे हैं भाष्यकार। न द्रव्य शब्द स्यात् षड्देया, ठीक है, द्रव्य शब्द नहीं होगा, जो षड्देया है ये। और अन्य दर्शन वचनंच न स्यात्, दूसरे में जो वचन देखा जाता है ये भी नहीं होगा। ये कहां पर है? अर्थांतरे विधानम, ये जो बीच वाला अंश है इसमें देखो, अन्य दर्शनंच न स्यात्, न स्यात्,
ये साथ में जोड़ा इन्होंने भाष्यकार ने, इसलिए वहां पर हमने अध्याहार कर दिया। न स्यात् अन्यम तद रूपम, दूसरा उसी रूप वाला है, इति तत्परिहर्तव्यम, इसका आप परिहार कीजिए। जो मैं हमने कहा था पहले 3 सूत्र, इनका भी तो उत्तर दीजिए, समाधान कीजिए इनका, वो अभी बाकी है उत्तर देना, ऐसा पूछा। और इसमें देखिए क्रम का भेद है, क्रम का भेद है। अगर आप पीछे के सूत्रों की दृष्टि से देखें 30, 31 और 32, उस दृष्टि से सूत्र में अंतर है। यहां 30, 32 और 31 इस क्रम से दिया हुआ है, कोई बात नहीं। लेकिन भाष्यकार ने जब किया है तो फिर उन्होंने वही 30, 31, 32 के क्रम से दे दिया, और इस सूत्र की दृष्टि से पहला, तीसरा और दूसरा ये क्रम बदल दिया है। सूत्र में जो पहला, दूसरा, तीसरा था उसकी जगह पहला, तीसरा, दूसरा किया है, वो सूत्रानुसार ही भाष्य हो गया। सूत्र के पूर्व के सूत्रों के क्रम के अनुसार कर दिया, इस सूत्र के क्रम के अनुसार ना करके उसमें भेद कर दिया है, कोई अंतर नहीं है। अब इसमें जो अगला सूत्र है, तदर्थत्वात् प्रयोगस्य अविभागः, तदर्थत्वात् उसके लिए होने के कारण से, मतलब आकृति के लिए होने के कारण से, प्रयोगस्य अविभागः, जो प्रोक्षण आदि कर्म करते हैं उसमें अविभाग यानी तो असंबद्धता या त्रुटि नाश नहीं होगा। प्रयोगस्य असंबद्धता नहीं है। प्रयोगस्य अविभाग, विभाग मतलब तो असंबद्धता, और अविभाग मतलब असंबद्धता नहीं है। ये उत्तर सिद्धांति की तरफ से गया है। अब इसको युधिष्ठिर जी ने जिस ढंग से लिखा है, ये 283वें पृष्ठ पर बीच में देखिए, नीचे हिंदी में अंत्य 33-34 सूत्रों की अर्थ मीमांसा, ये इन्होंने किया है। अब इसको करते हुए इन्होंने कहा कि ये जो हमको अध्याहार करना पड़ रहा है ये ठीक नहीं है, बीच में जो ला रहे हैं, भाष्य के अनुसार तो अध्याहार करना पड़ेगा, लेकिन वो भाष्य ठीक नहीं है, ऐसा इनका मानना है। ये क्या कर रहे हैं सूत्रों का अर्थ, नीचे देखिए, सबसे नीचे, नीचे की 2 पंक्तियां, न क्रिया स्याद इति चेत अर्थांतरे विधानम। ये जो सूत्र है ना यहां पर, न क्रिया स्याद चेत अर्थांतरे विधानम, यहां तक तो न क्रिया स्याद इति चेत ऐसा करके तो आक्षेप दिया, और अर्थांतरे विधानम से उत्तर दे दिया उसका, ये एक सूत्र बनाया। और आगे न द्रव्यम इति चेत, ये जो 34वें सूत्र का अंतिम भाग है, न द्रव्यम इति चेत, और फिर 35वें सूत्र का प्रारंभ का भाग है तदर्थत्वात्, तो न द्रव्यमिति चेत तदर्थत्वात् प्रयोगस्य अविभाग, इसको वहां जोड़ करके इसका समाधान किया। तो यानी 2 आक्षेप किए, इति चेत, इसमें अध्याहार नहीं करना पड़ा, लेकिन सूत्र का विभाग किया है इन्होंने, उधर जाके जोड़ दिया और इधर से तोड़ दिया और आगे जोड़ दिया न द्रव्यमिति चेत को, ये हुआ। जो वो 3 बातें कहते हैं वो उन लोगों का ये कहना है कि पीछे 3 सूत्र थे तो यहां 3 ही बातें होनी चाहिए, इसलिए वो 3 आक्षेप हैं और उत्तर केवल 35वें सूत्र में, 34वें सूत्र में तीनों आक्षेप हैं, उनका अनुवाद यानी पुनरावृत्ति की गई है, फिर से स्मरण कराया गया, और 35वें सूत्र में समाधान किया गया। उनका तर्क ये है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि वास्तव में 3 आक्षेप नहीं है, 2 ही आक्षेप हैं, इसलिए इस तरह से ये 2 ढंग से जो इन्होंने 2 टुकड़े किए, यहां आक्षेप 2 ही हैं, 2 आक्षेप है और दोनों के 2 अलग अलग समाधान है। पहले वाली शैली में 3 आक्षेप है और एक ही समाधान से तीनों का समाधान किया गया है। इन्होंने नीचे लिखा है वहां पर इसमें कि वास्तव में ये 283वें पृष्ठ पर जो बीच का अनुच्छेद है हिंदी वाला, वहां उन्होंने बीच में लिखा है, देखो कि वस्तुतः मूलतः दोष 2 ही हैं, तो पहला दोष और दूसरा दोष इन्होंने आगे बताया है। तो 3 दोष कह करके जो 3 आक्षेप कह रहे हैं, बोले उसकी आवश्यकता नहीं है, 2 दोष से काम चल जाएगा, 3 होते हुए भी वास्तव में 2 ही दोष हैं, ऐसा करके इन्होंने समाधान का प्रयास किया। वो पढ़ लेना, उसको भी और आवश्यकता हो अभी देखेंगे, उसको समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं पेज को 35वें सूत्र को। तो 282वें पृष्ठ पर उत्तर अब ये दे रहा है, तदर्थत्वात्। तदर्थत्वात् प्रयोगस्य अविभागः, तदर्थत्वात् के बाद अल्प विराम ले लेंगे कि ये सब आकृति के लिए ही है, और प्रयोग के विभाग न होने से यानी व्यर्थ न होने से, संबद्ध होने से। भाष्य देखिए, आकृत्यर्थत्वात् शब्दस्य, शब्द के आकृति अर्थ वाला होने से, आकृति के लिए होने से, आकृत्यर्थ मतलब आकृति के लिए होने से, यस्या व्यक्ते है आकृत्या संबंध तत्र प्रयोगः, तो जिस व्यक्ति का आकृत्या सह का योग ले लेंगे, आकृति के साथ संबंध होता है, तत्र प्रयोग, तत्र व्यक्तो प्रयोग, जिस
व्यक्ति का आकृति के साथ में संबंध हो रहा है, वहां पर वो शब्द प्रयोग हो जाएगा। यानी शब्द तो आकृति को ही कह रहा है, उस आकृति का जिस व्यक्ति के साथ में संबंध हो जाएगा, शब्द उसी को कह देगा। ठीक है। प्रोक्षणम ही द्रव्य से कर्तव्यतया श्रूयते। ये जो प्रोक्षण कर्म है, ये द्रव्य की कर्तव्यता से सुना जा रहा है। द्रव्य में करना होता है, आकृति में नहीं करना होता है, यानी व्यक्ति में करना होता है। कथमस्य, तो ये किस द्रव्य के लिए कहा जा रहा है? कौन सा द्रव्य है? तो यद यजति साधनम, यो यजन का साधन है। यज क्रिया जो है, यजन क्रिया है, उसमें जो साधन बनता है उसी का प्रोक्षण है। क्यों प्रोक्षण किया जाता है? अपूर्व प्रयुक्तत्वात् तस्य, अपूर्व के कारण से उसका प्रयोग किया जाता है। यानी ये जो प्रोक्षण आदि किया जाता है, बोले इसका फल क्या है? तो दृष्टार्थता तो कुछ है नहीं वहां पर। तो दृष्टार्थता नहीं है तो क्या होगी? अदृष्टार्थता, यानी अपूर्व। अदृष्ट कह लो, अपूर्व कह लो, दोनों एक ही बात है। अपूर्व मतलब तो कर्माशय, जिसे कोई पुण्य बनेगा, या तो जो यज्ञ कर्म बड़ा कर्म किया जा रहा है उससे जो फल बनने वाला है, अपूर्व अदृष्ट वाक्य बनने वाला है, उसी में ये सहयोग करता है, उसी में जाकर के और कुछ जोड़ देता है। तो अपूर्व प्रयुक्तत्वात् तस्य नाकृते है। बोले आकृति में अपूर्व प्रयुक्तता नहीं है। आकृति यहां पर कोई अपूर्व नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? अशक्यत्वाद, उसमें संभव ही नहीं है, क्योंकि वो साधन नहीं हो सकती। ये जो पीछे कहा था ना कि ये द्रव्य कौन सा होना चाहिए? यद यजति साधनम, यो यजन का साधन बनता है। ये जो व्रीहि आकृति है, वो यजन का साधन ही नहीं बन सकती। यज्ञ में कोई प्रयोग, उसका उपयोग ही नहीं होगा साधन के रूप में। तो तत्र व्रीहि शब्द आकृति वचन प्रयुज्यते। तो यहां व्रीहि शब्द आकृतिवाचक प्रयोग किया जाता है। प्रोक्षणाश्रय विशेषण आया, प्रोक्षण का जो आश्रय है यानी व्यक्ति, उसको विशेषित करने के लिए। स ही आकृति प्रत्यायिष्यति, और वो आकृति को जना देगा। आकृति ही प्रतीता सती, स मतलब वो शब्द आकृति को जनाएगा पहले, और आकृति प्रतीता सती, आकृति प्रतीत होती भी प्रोक्षणाश्रय विशेक्षति थी। प्रोक्षण का आश्रय जो व्यक्ति है, व्रीहि है, वह द्रव्य है, उसको विशेषित कर देगी। तेन आकृति वचनम न विरुद्धते थी, इसलिए शब्द आकृति वचन है, ये बात विरुद्ध नहीं होती, खंडित नहीं होती है। एवं इसी प्रकार से शरदया गावो दक्षिणायति, दूसरा उदाहरण ले रहे हैं कि 6 गायें दक्षिणा में देनी चाहिए। इति दक्षिणा द्रव्य संख्याया प्रयोक्तव्य, दक्षिणा का जो द्रव्य है उसमें संख्या का प्रयोग किया जा रहा है। तो गावा इति आकृति वचनो विशेषक, तो गावा ये जो शब्द है यहां पर है तो आकृति वचन ही, लेकिन ये विशेषक होगा उस द्रव्य का। तो कौन सा द्रव्य 6 लेना है? जो कि गुत्व आकृति विशिष्ट है। तथा अन्यम इति विनष्टस्य प्रतिनिधे, तीसरा जो है अन्यम इति जो कहा था तीसरा आक्षेप, उसका उत्तर दे रहे हैं। वैसे सूत्र में दूसरा आक्षेप है वो क्रम में, इसमें तीसरा है भाष्य के अनुसार। तथा अन्यमिति विनष्टस्य प्रतिनिधे अन्यत्व संबंध, जो एक पशु भाग गया है तो उसकी जगह पर जो दूसरा लिया जा रहा है वो अन्यत्व का उससे संबंध है। तत्र पशु शब्द आकृति वचन है, आकृत्या विशेक्षति, तो यहाँ जो पशु शब्द है आकृति का वाचक है, और आकृति से वो व्यक्ति को विशेषित कर देगा। तस्मात् गौर अश्व इत्येवमादय शब्द आकृतिर अभिधायका इति सिद्धम, तो गो अश्वादि जो शब्द है वो आकृति के अभिधायक होते हैं। प्रथम दृष्टि से तो वो आकृति के अभिधायक होते हैं, और फिर संभव न होने से वो व्यक्ति तक जाते हैं, व्यक्ति का बोध कराते हैं। इति आकृति शक्त्यधिकरणम, आकृति शक्ति का अधिकरण यहां पर कहा गया, शब्द आकृति को कहता है। ठीक है। इसमें युधिष्ठिर जी का देखिए, ये इन्होंने कहा कि मूलतः दोष 2 ही हैं। इस जो इन्होंने 2 सूत्र बना दिए, जिस तरह से योग विभाग कर दिया, तो वो 2 सूत्र ही बनाए, उसके लिए उनको 2 ही दोष बताने पड़ेंगे, तब ये 2 सूत्र हो सकते हैं। कि दोष 3 और उत्तर 2 ही दिया तो फिर कहेंगे 1 का उत्तर कहां गया? तो कहना मूलतः दोष 2 ही है। मिल रहा है आपको ये पृष्ठ संख्या 283, और बीच में जो हिंदी का अनुच्छेद है और उसकी 2, 2, 4, 2, 6 7वीं पंक्ति पर यदि सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि मूल दोष 2 ही हैं। पीछे 3 देख करके जो इन्होंने कहा ना, लोग ऐसा मानते हैं इसलिए 3 करते हैं। तो एक क्या कहा? आकृति पक्ष में प्रयोग की चोदना उपपन्न नहीं होगी। यह दोष जैसे व्रीहीन प्रोक्षति में व्रीहि आकृति में प्रोक्षण क्रिया की असंभवता है, वैसे ही षड गावो दया में गो आकृति के में दया
क्रिया के प्रति है। यानी इन दोनों उदाहरणों को इन्होंने एक में ले लिया है। पूर्व पक्षी ने गोद्रव्यगत संख्या के संबंध को लेकर कुछ भिन्न रूप से उपस्थित किया है। बस समस्या वही है, लेकिन संख्या है, गुण है, इसलिए अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। दूसरा, पशु रूपाकृति पलायेत अन्यम तद वर्णम तद वयसम में यह दोष दिया है कि आकृति पदार्थक मानने पर उपाकृत पशु की जो पशुत्व आकृति है वही तद वर्ण अन्य की है। यानी जो एक पशु था, यदि शब्द से आकृति का बोध हो रहा है तो यूं कहा कि अन्य को ले, शब्द क्या है, अन्य को ले। तो यदि शब्द आकृति को ही कह रहा है तो जो पहला पशु था जो कि भाग गया है, उसकी जगह जो दूसरा पशु लिया है, दोनों की आकृति तो एक ही है, तो अन्य शब्द कहां सार्थक हुआ। इसकी जगह अन्य को ले तो आकृति तो वही है, तो अन्य तो शब्द सार्थक नहीं हुआ। अन्य शब्द कब सार्थक होगा, जब पशु का मतलब व्यक्ति लिया जाए। भागा हुआ अलग था और ये अलग था, ये उसका पूर्व पक्षी का तर्क था। अतः इनमें अन्य शब्द का प्रयोग उपपन्न नहीं होता। इस परिप्रेक्ष्य में दोनों सूत्रों का सीधा सरल अर्थ इस प्रकार होगा जो कि इन्होंने आगे बताया है। तो इस प्रकार ये अधिकरण समाप्त होता है और प्रथम अध्याय का तृतीय पाद भी समाप्त होता है। और ये जो सारा समाप्त हुआ ये क्या है, देखिए, ये स्मृति पादाभिधेय, स्मृति पादाभिधेय तृतीय पाद जो है स्मृति पाद के, स्मृति ग्रंथों और उससे संबंधित जो सारी चर्चा थी, साथ में और भी दूसरी चीजें जुड़ी, लेकिन वो करते हुए ये पहले अध्याय का तृतीय पाद समाप्त होता है। इसमें 283वें पृष्ठ पर ऊपर चतुर्थ शब्द लिखा हुआ है, तृतीय। वैसे तो क्या पता लगता है, ये छपने में हो जाता है। तो आगे चौथा पाठ प्रारंभ करेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।